आज की डेट हो गई, डेट तो आज 19 नहीं 18 है। अच्छा, सही डाली है मैंने, 18 जुलाई 2023। ठीक है, तो एमटिक्स हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये आपको याद करना है ना, रिमेम्बर। और ये रिमेम्बर आपको क्या क्या करना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के नाम आपको याद करने हैं, है ना, पोलर। इसके अलावा आपको H2 ब्लॉकर्स के नाम याद करने हैं, है ना, CFLRR। ठीक है, और तीसरा एक आपको एंटी H पाइलोरी वाली दवाइयां याद करनी है ना, जिसमें ट्रिपल थेरेपी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कम से कम इसको याद करो, है ना। ये दवाइयां हम आपसे डेली सुनेंगे। ठीक है, और इनको आप जो है लिखो, राइट। ठीक है, और अपने स्टेटस पे भी लगाओ। स्टेटस पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इनको लिखो या स्टेटस पे लिख के लगाओ, या एक दूसरे को व्हाट्सएप करो। ठीक है, मेरे को भी व्हाट्सएप करो, क्योंकि इसमें आप लिखोगे तो लिख के आपको प्रैक्टिस होगी। आप कोई नहीं समझ में आ रहा, अपने फ्रेंड को लिखो, नहीं है तो मेरे को लिख के भेजो। ठीक है, तो सब लोग जो है इसकी कोशिश करेंगे, है ना। चाहे पोलर लिख के भेजो या ट्रिपल थेरेपी, कोई भी एक चीज आप लिख के भेजो। आज एक चीज लिख के भेजो, कल एक चीज लिख के भेजो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके सब लोगों को याद करना है, कोशिश ये करना है। एक मिनट आप लोग जब तक जरा एच पाइलोरी वाली याद करो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, थोड़ा सा गले में वो फंस गया है। ठीक है, तो एंटी एच पाइलोरी जो है हम लोग करेंगे। आवाज थोड़ी कट रही है, देखो अगर क्लास हो पाती है ना। कुछ ज्यादा दिक्कत होगी तो बताना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, स्टेटस अगर देखा होगा, मैं बाहर हूँ अजमेर में, और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, 2 वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोगों को बात करनी पड़ेगी कि एमिसिस क्या होता है,
एक हम लोग बात करेंगे एमिटिक्स क्या होते हैं, और एक हम लोग बात करेंगे एंटी एमिटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो एमिसिस है, एमिसिस हम लोग बोलते हैं वोमिटिंग को। ठीक है, तो जैसे ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है ना। जैसे आपको पता है हिपैटिक, हिपैटिक हम लोग किसको बोलते हैं, लीवर को। ये रीनल, रीनल किसको बोलते हैं हम लोग, किडनी को। कार्डियक, कार्डियक हम लोग किसको बोलते हैं, हार्ट को। इसी तरीके से एम्सिस किसको बोलते हैं, वोमिटिंग को। एमेटिक्स क्या हो जाएंगी, तो एमेटिक्स हो जाएंगी ऐसी मेडिसिन जो कि वोमिटिंग कराती हो, तो ड्रग्स प्रोड्यूसिंग वोमिटिंग। उल्टी कराने वाली दवाइयां। फिर आती हैं एंटी एमेटिक्स। अब एंटी एमेटिक्स क्या हो जाएंगी, तो एंटी एमेटिक्स हो जाएंगी ड्रग्स टू ट्रीट स्टॉप वोमिटिंग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, एंटी एमेटिक्स। आपको रोकना है वोमिटिंग को, तो एंटी एमेटिक्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आपको वोमिटिंग की कहानी समझनी पड़ेगी। तो वोमिटिंग की कहानी है क्या, मैं आपको ये बता दूं। तो वोमिटिंग, अब ये वोमिटिंग है होती कैसे, तो वोमिटिंग होती है हमारे ब्रेन का एक वोमिटिंग सेंटर होता है ना, वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे होता है, वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगेटा। हाँ, एक मिनट। फोर्सफुली एक्सपल्स, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा है ना। तो वोमिटिंग कहाँ पे, एक वोमिटिंग सेंटर होते हैं, और ये वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा में तीन जगह से जो है हमारा सिग्नल आता है वोमिटिंग का। ठीक है, ये तीन आपको एरिया के नाम याद करने हैं। पहला है CTZ, दूसरा है NTS, और तीसरा है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये तीन सेंटर हैं। इन तीनों सेंटर के आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो CTZ का मतलब क्या होता है, CTZ का मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। NTS का मतलब होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस तो है ही। तो ये तीन जगह से आपका वोमिटिंग के लिए इम्पल्स से जाते हैं, और ये जब हमारा वोमिटिंग सेंटर जो मेडुला ऑब्लांगेटा में है, जब ये स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, वोमिटिंग हो जाती है। इनमें से CTZ सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है। CTZ क्यों सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ कि ये सब ब्रेन के पार्ट हैं, लेकिन जो CTZ है, CTZ इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। CTZ ब्रेन में तो है लेकिन ये ब्रेन के बाहर है। इसीलिए अगर हमारे ब्लड में कुछ भी गड़बड़ होती है ना, जैसे 4-5 न्यूरो ट्रांसमीटर है, हिस्टामिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है,
इनमें से कुछ भी लेवल अगर फ्लक्चुएट होता है तो ये सीटीजेड सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, और ये तुरंत क्या करेगा, नेटवर्क इम्पल्सिस भेज देगा वॉमिटिंग सेंटर को, और तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। तो सीटीजेड के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, जो आपकी एग्जामिनेशन में एनाटॉमी में भी पूछा जाता है, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है ना। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि सीटीजेड इज लोकेटेड in fourth ventricle and it is not protected by blood brain barrier। ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि नॉट प्रोटेक्टेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो जैसे ही ब्लड में कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुरंत क्या होता है, हमारा सीटीजेड स्टिमुलेट होता है, ये सीटीजेड को वॉमिटिंग सेंटर को भेजता है और तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, आपको पूरा मैं याद करा दूंगा इसको क्या है। लेकिन इससे पहले आज मैं आपको ये एमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अब एमेटिक्स का मतलब है ऐसी दवाइयां जो उल्टी करा दें। अब ये खास बात है कि उल्टी कराने की जरूरत क्यों पड़ जाएगी। उल्टी रोकना तो समझ में आता है, लेकिन हम उल्टी कराएं क्यों? तो बताओ आप लोग, उल्टी कराने की जरूरत क्यों पड़ जाती टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। है? वेरी गुड बेटा, है ना, बहुत बढ़िया तुमने बताया, है ना। तो पॉइजन, खास तौर से टॉक्सिसिटी की जगह आप पॉइजन वर्ड यूज करो। पॉइजन का ठीक। मतलब जैसे हमने कुछ भी खा लिया, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए खराब खाना ही खा लिया फंगस वाला, कोई दवा बहुत ज्यादा खा ली हमने उल्टी सीधी, कोई पॉइजन हमने खा लिया, इंसेक्टिसाइड खा लिया, चाहे गलती से खा लिया हो या किसी ने खिला दिया हो, अगर वो स्टमक में पड़े रहेंगे तो वो दिक्कत करेंगे, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, पॉइजनिंग और बढ़ जाएगी। तो हमारा तरीका क्या होता है कि हम उल्टी करके निकाल दें उस चीज को, स्टमक से निकाल दें। दो फायदे होंगे। पहला, जो स्टमक से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आना था वो नहीं आ पाएगा। दूसरा कि अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो डोडेनम जियोजेनम इलियम धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। तो जैसे खाना जैसे धीमे धीमे आगे बढ़ता है और वो ड्यूडनम जियोजेनम इलियम और फिर सीकम और इंटेला कोलन वहां से एब्जॉर्ब होता रहता है, तो वो पॉइजन धीमे धीमे एब्जॉर्ब होता रहेगा आपकी बॉडी में और उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी। तो ये ना होने पाए इसलिए हम लोग उल्टी कराने वाली दवाइयां यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं सबसे पहले एमेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो दवाइयां हैं। पहली है एक एपोमार्फिन, और दूसरी है इपिकेकुआना। IPE, इपिकेकुएनएनएच एना, तो इपिकेकुआना। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ये आपके आयुर्वेदा में, होम्योपैथिक में, है ना, यूनानी में, जब आप कहीं ना कहीं अपने प्लांट्स पढ़ते हो तो वहां पे ये आपसे पूछा जाता है। और मॉर्फिन ग्रुप की जो दवाइयां होती हैं ये भी लो डोज में वोमिटिंग ही कराती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो। अब ये एमेटिक्स के यूजेज क्या है, हम लोग क्यों इनको यूज कर रहे हैं। तो इसका जो मेन यूज है वो मैंने आपको बताया, है ना, टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, तो ये उल्टी कराने की दवाइयां हैं पॉइजन के केस में। लेकिन ऐसी कई कंडीशंस हैं जहां पे हम उल्टी नहीं कराते, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। मेडिकल साइंस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
देखो आपको क्या करना है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप आंख बंद करके आपको लगा कि कोई भी पॉइजन खा के आया, आपको उल्टी करा देना है, और आप उल्टी कराने बैठ गए, तो हो सकता है आप मरीज का नुकसान कर दो फायदा कराने की जगह। क्यों? क्योंकि 3-4 जगह पे हैं जहां पे हमें उल्टी नहीं करानी होती। और ये किसी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा था एक दिन पहले ही, है ना, तो वहां पे मैंने आपको बताया था। पहला आपको कहाँ नहीं करानी है? कोरोसिव पॉइजनिंग में। कोरोसिव का मतलब एसिड या एल्कली पॉइजनिंग। तो ये आपको पता है, एसिड या एल्कली अगर किसी ने पी लिया है तो फिर उल्टी नहीं करानी है ना? क्योंकि एसिड अगर है यहाँ पे, तो जिस समय हमारा एसिड अंदर आया, उस समय इसने क्या करा, इन सबको जो है डिस्ट्रॉय करा। क्योंकि एसिड क्या करता है, जहां पे लग जाता है आपको जलन होने लगती, घाव होने लगता है, अल्सर बन जाता है। तो अब इसको आप न्यूट्रलाइज कर दो, वो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप इसको वापस निकालने की कोशिश करोगे, तो वापस निकालोगे तो फिर से वो वहां पे वो उसको बर्न करेगा, फिर से घाव करेगा। तो पहले उसको बोलेंगे कि घाव पे नमक छिड़कना। पहले आपने जब पिया तो मरीज ने घाव करा, और फिर वापस आप उसको उल्टी करा के और दिक्कत कर रहे हो। तो एसिड और एल्कली पॉइजनिंग में हम कभी भी उल्टी कराने की कोशिश नहीं करते। इसी तरीके से दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कीरोसिन पॉइजनिंग। तो किसी ने मिट्टी का तेल अगर पी लिया है ना, कीरोसिन पी लिया है, तो कीरोसिन की खास बात, जैसे आपने देखा होगा ना, पेट्रोल है, कीरोसिन है, ये सब चीजें अगर आप पानी पे डालो तो ये पूरे पानी की सरफेस पे तुरंत फैल जाती है। तो यही जो प्रॉपर्टी है जो नुकसान करती है, क्योंकि कीरोसिन पीने में और उसको वापस निकालने में जैसे ही वो लैरिंग्स के पास से निकलेगा, तो वो फैलने की कोशिश करेगा। और लैरिंग्स से अगर जब फैलेगा तो ट्रेकिया में या प्राइमरी ब्रोंकस में आके फेफड़े के अंदर जाने का डर रहेगा। अब आप बात समझे? भाई ये आपका है ना? और यहाँ पे जब आपका जीआईटी से आप वापस ला रहे हो तो पता चला वो ट्रेकिया के अंदर घुस गया लैरिंग से, है ना? तो क्या होगा कि लंग में आ गया तो एस्पिरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो कीरोसिन पॉइजनिंग में भी हम नहीं करते। तो ड्यू टू लो विस्कोसिटी, एक तो विस्कोसिटी बहुत कम होती है, एंड हाई सरफेस टेंशन, ठीक है, इन दोनों कारणों की वजह से इट में एस्पिरेट इनटू लंग्स ड्यूरिंग वोमिटिंग। तो इसलिए कभी भी कीरोसिन पॉइजनिंग में हम लोग नहीं कराते वोमिटिंग। ठीक है, तीसरा आ जाओ आप, अनकॉन्शियस पेशेंट। ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई बेहोश का मरीज है, तो बेहोश वाले मरीज को ना तो हम दवा खिला सकते ना उल्टी करा सकते। तो तुम में से कोई बताएगा कि क्यों, दवा क्यों नहीं खिला सकते बेहोश वाले मरीज को? खिलाना तो बहुत आसान है भाई, उसके मुंह में दवा डालो, एक लोटा पानी डालो, हो गया काम, दवा पेट के अंदर। तो दवा क्यों नहीं खिला सकते, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। एस्पिरेट कर जाएगा, उसको दवा कैसे खिलाएंगे? क्यों एस्पिरेट कर जाएगा? सर रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेगा। रिफ्लेक्सेस काम नहीं करेगा, है ना? तो सोते समय या बेहोशी की हालत में, है ना, आपके रिफ्लेक्सेस उतने काम नहीं करते भाई। जब आप जग रहे हो तो गुदगुदी लगती है, जब सो रहे होते तो गुदगुदी नहीं लगती। तो जो आदमी अनकॉन्शियस है, जो बेहोश है, उसके लैरिंग्स इतना काम नहीं करता। जैसे हम लोग जग रहे हैं तो हमारे फेफड़े में कुछ नहीं जा सकता,
जैसे नाक में, ट्रेकिया में, ब्रोंकस में कोई चीज जाती है वैसे ही खांसी आने लगती है ना, अभी जैसे हमको आ गई थी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी चीज नहीं जा सकती। लेकिन कोई बेहोशी का मरीज है, उसका रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा, तो कोई भी चीज अगर फेफड़े में जा रही है तो वो चली जाएगी। तो वॉमिटिंग कराओगे तो जो वोमिटस होता है, पता चला वही आपका फेफड़े में घुस गया तो दिक्कत करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो बेहोशी के मरीज को अगर हमें जो है कुछ खिलाना पिलाना होता है, तो हम उसके पेट में एक ट्यूब डाल देते हैं, है ना, नाक से डालते हैं, जो कि पेट तक पहुंच जाती है। रायल्स ट्यूब बोलते हैं। वहां से आप खिला पिला सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मुंह में डाल के कोई चीज नहीं खिला सकते, ठीक है। तो समझ में आया? तो मैं लिख देता हूँ, है ना, कि अनकॉन्शियस पेशेंट में भी नहीं दे सकते। क्यों? एस्पिरेशन में अकर ड्यू टू impaired रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो ये भी हो गया अनकॉन्शियस पेशेंट। चौथा, आप देखो कुछ दवाइयों की पॉइजनिंग होती है, जैसे एक मॉर्फिन ले लो आप, है ना, एक फिनोथायाजीन ले लो। तो मॉर्फिन या फिनोथायाजीन में आप वोमिटिंग नहीं कराते। अब आप देखो क्यों। मॉर्फिन की खास बात है कि मॉर्फिन अगर हम लो डोज में दें तो एमिसिस हो जाती है, और अगर मॉर्फिन को हाई डोज में दें, हाई डोज का मतलब पॉइजनिंग हो गई आपकी, तो ये क्या करता है, सप्रेस सीटीजेट सेंटर, उल्टा इफेक्ट आ जाता है। आप समझ गए? अगर लो डोज में देते ना तो वो उल्टी हो जाती है, लेकिन हाई डोज में दोगे तो सीटीजेट सेंटर सप्रेस हो जाएंगे, और सीटीजेट सेंटर सप्रेस हो गए तो नो एमिसिस अकर्स। उल्टी तब नहीं होती है। और ये जो एमिटिक्स ड्रग्स हैं, जो इपिकेकुआना एंड एपोमार्फिन है, ये भी सीटीजेट सेंटर को ही स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आपने मॉर्फिन हाई डोज में खिला दी है तो आपका सीटीजेट सेंटर सप्रेस हो गया, तो वो हमारी दवाइयां स्टिमुलेट नहीं कर पाती हैं। आप कोशिश करोगे, है ना, कि एपोमार्फिन इपिकेकुआना से हम खिला दें, वो नहीं हो पाएगा। तो मॉर्फिन पॉइजनिंग या एक और फिनोथायाजीन है, इन सब में हमारा एमिसिस कराने का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो emetics आर नॉट इफेक्टिव इन above set poisoning। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आप देखो, फिर से देख लो, फिर से देखो क्या बताया मैंने आप लोगों को, कि वोमिटिंग होने के लिए मेडुला में वोमिटिंग सेंटर है, जहां जब स्टिमुलेट होता है तो वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग सेंटर में 3 जगह से हमारे क्या होते हैं, सिग्नल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कहाँ पे है, तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एक्चुअली ये कहाँ पे है, ईयर में है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे सिग्नल जाते हैं वो एक H1 के थ्रू जाते हैं और एक M1 के थ्रू जाते हैं, H1 एंड M1, ठीक है। और अगर इन दोनों पे बात करें तो इन दोनों पे बाकी सारे हैं, जैसे D2, 5HT3, H1, M1 एंड म्यू।
अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ना। तो ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। इनके सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे डी से क्या है, डोपामिन। एच टी से क्या है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन या सीरोटोनिन। एच से क्या है, हिस्टामिन। एम से क्या है, मस्क्रेनिक। म्यू से क्या है, ओपियाइड। तो ये रिसेप्टर होते हैं, और यही केमिकल्स हमारे जब ब्लड में फ्लक्चुएट करते हैं, तो इन्हीं के फ्लक्चुएशन की वजह से उल्टी होती है। ठीक है, तो अब मैं यहीं पे एक लाइन लिख देता हूं, आप लोग देखो। और पहले तो हेडिंग डाल देता हूं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन vomiting center, CTZ center, nucleus tractus solitarius। ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हिस्टामिन, और इसमें मैंने बताए थे 3 होते हैं, H1 H2 H3। तो उल्टी के लिए H1 इम्पोर्टेंट है। दूसरा है डोपामिन, ये है D2। तीसरा है सीरोटोनिन, है ना, ये है आपका 5-HT3, है ना। 5-HT3 का दूसरा नाम भी आपको पता होगा, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। सीरोटोनिन के बाद है एसिटाइल कोलिन, है ना, कोलिनर्जिक। इसमें भी M1 होता है। और फिर है ओपियाइड्स, म्यू। तो अब आपको समझ में आया। तो मेनली जो है ये 3 तो 5 हो गए ना। तो ये 5 केमिकल हैं जो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हिस्टामिन है, डोपामिन है, सीरोटोनिन है, एसिटाइल कोलिन है, ओपियाइड्स है। इन सब की वजह से क्या होती है, वोमिटिंग होती है। ठीक है, अब आप देखो, इनमें से ये जो मेनली जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में यहाँ पे केवल 2 ही हैं, H1 और M1। और ये जो कान है, एक्चुअली ये कान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसी से क्या होता है, मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। क्या खास बात है मोशन सिकनेस की, तो मोशन सिकनेस की खास बात ये है ना, कि जब हम लोग किसी एंगल पे चलते हैं, जैसे जो लोग पहाड़ पे जाते हैं, हिल पे जाते हैं, या फ्लाइट में है, या समुद्र में है, ऊपर नीचे लहरें होती रहती, इतने सेंसिटिव होते हैं कि यहाँ से, है ना, अपने सिग्नल भेज देते हैं वोमिटिंग सेंटर में, और उल्टियां शुरू हो जाती मतलब गाड़ी में हैं। हो जाता है तो। हाँ, गाड़ी में हो जाता है। जैसे जब आप पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ के रास्ते में, तो आप देखोगे कि बहुत लोग उल्टियां कर रहे होते हैं। तो जब भी आप टेढ़ा चलते हो ओनियन ना, खा तो के जाते हैं, कुछ नहीं होता है सर, उल्टी हो ही जाता है। उल्टी हो जाता है। तो ये उल्टी क्यों हो रहा है, ये कान में वेस्टिबुलर न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन से होता है। अब अगर इस उल्टी को रोकना है, तो हमें ये H1 रिसेप्टर ब्लॉक करने पड़ेंगे या M1 रिसेप्टर ब्लॉक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां देनी पड़ती हैं या एंटी हिस्टामिनिक देनी पड़ती है। ये मजेदार बात है, जो उल्टी के लिए कॉमन दवाइयां हैं, जैसे मेटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन, ऑन्डेंसेट्रॉन, ये दवाइयां मोशन सिकनेस में काम नहीं करती। और ये डॉक्टर बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, डॉक्टर भी गड़बड़ करते हैं, मरीज और मेडिकल स्टोर वाले तो करते ही, है ना। वो उल्टी की कॉमन दवाइयां वही जो है आप मोशन सिकनेस में भी दे देते हैं, और वहां पे वो काम नहीं करती है। फिर जैसे अभी इन्होंने बोला, आशुतोष या जो भी थे,
है ना, कि हमारा जो है दवाइयां काम नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। सही दवाई खाई जाएगी तो काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन सिकनेस क्या होता है आपको समझ में आया? मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मोशन सिकनेस का मतलब मोशन की वजह से बीमारी होना, यानी कि मोशन यानी कि मूवमेंट की वजह से बीमारी होना। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि वॉमिटिंग अकर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स का होता है। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये सब लोगों को पता है। एक हमने आपको बताया हिल सिकनेस, दूसरा मैंने बताया एयर सिकनेस, और तीसरा सी सिकनेस। ठीक है, तो जब एयर यानी कि फ्लाइट वगैरह में, है ना, सी वाला तो आपको पता ही है, और हिल वाला भी आपको पता है ना। तो ऐसे में हमारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग मोशन सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है मोशन सिकनेस में, तो ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है हमको इनको ब्लॉक करना है। इनको ब्लॉक करने के लिए तरीका मैंने बताया कि या तो H1 वाले को और M1 वाले को, अगर इन दोनों को ब्लॉक कर देंगे तो फिर हमारा जो है क्या होगा, नेट सिग्नल जो है वोमिटिंग सेंटर तक नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए इसमें एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो ये बात मैं एक और लिख दे रहा हूँ। मेनली H1 and M1 receptors present in vestibular apparatus, so ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस। ठीक है, तो एक दवाई मैं आपको बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, एवोमिन। ये जो है हमारी मोशन सिकनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती है। तो एवोमिन हम लोग लिखते हैं मरीज को। बाकी जो उल्टी की कॉमन दवाइयां हैं, ऑन्डेंसेट्रान, मेटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन, वो सब बेकार है, नॉन इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव है। ठीक है, एवोमिन इसलिए हम लोग अक्सर देते हैं। तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ।